तो वेलकम बैक गाइस, वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस क्लास 11th के बायोलॉजी के पूरे सिलेबस में, जिसमें हम अभी तक कर चुके हैं। इसमें लास्ट चैप्टर जो हमने कवर किया है वो है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बाद हमने सेल के बारे में तो सब कुछ जान लिया कि एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, एक यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, प्लास्टिड का क्या फंक्शन है, इंक्लूजन बॉडीज का क्या फंक्शन है। अब राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है और क्रोमोसोम्स का क्या फंक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अभी नहीं, राइबोसोम, क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स की बातें कहाँ आएंगी? आएंगी इस सेल साइकिल एंड सेल के डिवीजन में। जाहिर सी बात है, अब वो जो सेल है वो अपने आप को बढ़ाएगा कैसे? डिवाइड करके। और वो डिवाइड करने के लिए, यानी इस डिवीजन के लिए ही वो एक साइकिल को परफॉर्म करता है। अच्छा, अब पूछोगे सर वो साइकिल कौन सी है ना? अब पूछोगे सर वो साइकिल कौन सी है, तो वो साइकिल ये है। साइकिल ये है, यहां से शुरू होएगा, यहां से फर्स्ट ग्रोथ फेज जिसे इन्होंने कहा G1 फेज, फिर आता है सेकंड ग्रोथ फेज, यहां से आता है सेकंड ग्रोथ फेज जिसे हम कहते हैं S फेज, और फिर आता है ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फेज या प्रिपरेटरी फेज जिसे कहते हैं G2 फेज। और इसमें ये एक है माइटोटिक फेज, जिसमें ही सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है। फिर इनमें से कोई एक इधर आ जाएगा, वापस से साइकिल घूमेगी, वापस 4 बन रहे हैं, वापस इनमें से एक आ जाएगा और ऐसे घूमता रहेगा। ये होता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ट्राई करेंगे कि पूरा चैप्टर एक ही शॉट में हो जाए, वरना एक वीडियो और लग जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ तो हमारे पास है नहीं। तो सेल साइकिल की बात करते हैं। सेल साइकिल में 2 फेजेस हमको दिखाए हैं, जो मैंने पीछे जो है कवर पेज पे डायग्राम दिखाया, तो उसमें हमारे पास 2 हैं फेजेस। तो सबसे पहला फेज क्या है? सबसे पहला फेज क्या है? ये देखो, पहला फेज क्या है? ये इंटरफेस, मतलब कि ये है इंटरफेज। और अगला है, इंटरफेस के बाद आता है एक माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज। अब ये माइटोटिक फेज को एक और बोलते हैं एम फेज। एम फेज। अच्छा, अब ये जो है ये 95% ऑफ सेल साइकिल में दिखती है। मतलब टोटल 100% सेल साइकिल में से 95% सेल साइकिल इंटरफेस है, और रिमेनिंग 5% क्या है? माइटोटिक फेस। अच्छा, अब इस इंटरफेस में हमारे पास आती हैं 3 चीजें। पहला है हमारे पास G1 फेज। G1 फेज। फिर आती है हमारे पास ये S फेज, और एट द एंड हमारे पास आती है हमारी G2 फेज। अब इसमें एक फेज और है, इसमें एक फेज और है जिसे कहते हैं G0 फेज। G0 फेज, या एक और नाम है इसका क्विसेंट फेज। क्विसेंट फेज, G0 फेज एंड क्विसेंट फेज, ये आपको याद रखनी है इंटरफेसेस में क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, अब आता है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में आता है प्रोफेज। प्रोफेज। फिर आता है मेटाफेज। प्रोफेज। फिर आता है मेटाफेज। फिर आता है एनाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंड एट द एंड आता है हमारे पास हमारा टीलोफेज। एट द एंड आता है हमारे पास हमारा टीलोफेज। तो ये 4 फेजेस हमारे पास हैं माइटोटिक फेज की, और ये 4 फेजेस हमारे पास है हमारे इंटरफेस की। ये है हमारा फ्लो चार्ट इस चैप्टर का। अब इसमें देखते हैं आगे हमारे को इंटरफेसेस में क्या बताया हुआ है। तो इंटरफेस में सबसे पहली फेज क्या आई थी हमारी G1 फेज। इस G1 फेज के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो सेल होता है इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव। एक एल हटेगा, एक एल ज्यादा लग गया, वापस से। मेटाबॉलिकली इसमें सेल जो है एक्टिव होता है।
मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब कि वो जो है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएगा। और इसमें सेल कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करता है, कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करता है। किसमें? जीवन फेज में। क्यों? जितना जल्दी ग्रो करेगा उतना ही उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये हमारे पास जीवन फेज। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा एस फेज। एस फेज में क्या होता है? बेसिकली एनसीईआरटी में लिखा है एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, और कुछ नहीं होता एस फेज में। अब एस फेज के बाद कौन सी आती है? G2। G2 में जैसे हमारे पास सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, इसमें होता है प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए के अंदर प्रोटीन मटेरियल होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? G2 फेज में होता है। G2 फेज में होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और इसमें भी सेल कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करता है, इसमें भी सेल कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करता है। अच्छा, इसमें सेल ग्रो करा। अब एक और G2 फेज के बारे में एक और पॉइंट लिखा होता है जिससे ये लोग कहते हैं कि इन G2 फेज, इन G2 फेज ये काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं अलग कलर से लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, इंपॉर्टेंट लाइन है उसमें। इन G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है? सेल गेट प्रिपेयर्ड, सेल गेट प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस। जो माइटोसिस के थ्रू, जो माइटोसिस में ट्रांजिशन होना है, वो ट्रांजिशन से पहले जो तैयारियां होती हैं, वो तैयारियां इस G2 फेज में ही की जाती हैं, वो तैयारियां इस G2 फेज में ही की जाती हैं। ये G2 फेज का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि अच्छा इसमें देखा जाए तो इसमें सेल जो है वो मेटाबॉलिक एक्शंस भी कर रहा है, और सेल जो है अपने आप को ग्रो भी कर रहा है या डिवाइड भी कर रहा है। अब अगर मैं यहां पर एक बात बताऊं, इस छोटे से पोर्शन में एक बात बताऊं, इस छोटे से पोर्शन में अगर एक बात बताएं कि कुछ सेल जो हैं जो ग्रो करने से मना कर दें, जो सेल अगर मैं बोलूं सेल जो हैं वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहना चाहते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहना चाहते हैं, बट didn't do proliferation, but didn't want to do proliferate। proliferate एक नया वर्ड, एक शायद नया वर्ड जो आपने कम सुना होगा, proliferate। अगर मेरे साथ पढ़ा है अभी तक का तो ये वर्ड पहली बार मैंने बोला है, proliferate। proliferate का मतलब क्या होता है? डिवाइड होना। आसान भाषा में proliferate का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन। इतना आपको याद रखना है। अब अगर एक सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है बट डिडंट वांट टू डू द प्रोलिफरेशन यानी डिवीजन नहीं करना चाहते, दोज सेल विल गो टू, दोज सेल विल गो डायरेक्टली इन G0 फेज। अब ये G0 फेज में जाएंगे कहां से? आफ्टर G1 फेज। तो ये G1 फेज से निकलकर S फेज में ना जाकर डायरेक्ट G0 में एंटर कर जाएंगे। अच्छा, अब इसमें इनका एग्जाम्पल है हार्ट सेल, एग्जाम्पल है हार्ट सेल। तो जो हार्ट के सेल होते हैं वो प्रोलिफरेट नहीं करते, वो जस्ट मेटाबॉलिक एक्शंस करते हैं। ये है हमारे पास फुल इंटरफेस। अब इस इंटरफेस के बाद हम देखते थोड़ी सी कंफ्यूजन्स क्या है क्रोमोसोम से रिलेटेड। इसके बाद डायरेक्ट हमें शायद अगले पेज पे एक खाली है तो फिर मियोसिस चालू है। ठीक है, तो माइटोसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस और फिर मियोसिस। ठीक है, चलो कंफ्यूजन्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्रोमोसोम के बारे में जानते हैं। लेट सपोज मैं अगर इधर एक बनाऊं ऐसे सेंट्रोमियर, ये क्या है? इसे मैंने नाम दिया सेंट्रोमियर, ये है सेंट्रोमियर। अब इस सेंट्रोमियर पे
इस वाली जगह पर, यहाँ पर एक इस कोने में, और एक इस कोने में, और एक ये कोना। ठीक है, ये दो कोने ले लिए। इन दोनों को अगर मैं एक अलग नाम दूं, क्योंकि एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है तो देना नाम मेरी मजबूरी है एनसीईआरटी वाला ही, वरना बोलते हैं कि अलग पढ़ा दिया। इसे बोले काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, एक है सेंट्रोमियर और एक है काइनेटोकोर। अच्छा, अब इस काइनेटोकोर से ये एक, ये दो, यहाँ एक, यहाँ दो। अब ये जो निकले, ये इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिड। अच्छा, अब यहां देखना, अगर इसी से ऐसे एक और क्रोमेटिड निकल जाए, एक और ऐसे क्रोमेटिड निकल जाए, ये देखो, एक और क्रोमेटिड निकल गया ना, तो ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं इन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इन्हें कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, मतलब दोज क्रोमेटिड्स which are originated from a single kinetochore are known as the sister chromatids। तो ये हमारे पास एक पोर्शन। अच्छा, अब इधर बात करते हैं, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हाइट का। अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूं हाइट का, अब ये मेरे पास है एक बॉक्स, ये मेरे पास है दूसरा बॉक्स, और ये मेरे पास है तीसरा बॉक्स। इस बॉक्स में अगर मैं यही बनाऊं कि ये देखो, ये क्या है, एक काइनेटोकोर, ये दो काइनेटोकोर, ये तीन काइनेटोकोर। अब इन काइनेटोकोर से मैं जोड़ दूं, ये यहाँ पर एक क्रोमेटिड, इसमें भी एक क्रोमेटिड, इसमें भी एक क्रोमेटिड, सेम इसमें भी एक क्रोमेटिड, इसमें भी एक क्रोमेटिड, और इसमें भी एक क्रोमेटिड। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शक, शंका, सवाल, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न तो नहीं? शायद नहीं होगा, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये सर ने क्रोमेटिड बनाया है, ये काइनेटोकोर बनाया है, ये एक बॉक्स है जो कि हाइट का दिखा रहे हैं। मतलब ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें हाइट का एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसमें हाइट के 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है और इसमें हाइट के 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो इससे आप प्लॉइडी कैसे बता सकते हो? इससे आप प्लॉइडी कैसे बता सकते हो? तो मैं बताता हूं। प्लॉइडी के लिए आपको क्या काउंट करना है? प्लॉइडी के लिए आपको जस्ट काउंट करने हैं कि ये पूरा कितने हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। तो इसमें तो एक ही है, एक को कहते हैं हैप्लॉइड। इसमें कितने हैं? इसमें है 2 शायद, तो इसकी प्लॉइडी है डिप्लॉइड। इसमें कितने हैं? इसमें शायद ये 3 है, इसमें ये 3 है, तो इसकी प्लॉइडी है ट्रिप्लॉइड। इसके बाद ये टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड आगे चलता रहेगा अगर किसी में 4 या 5 हुए तो। अच्छा, अब प्लॉइडी तो हमें पता चल गई। अब प्लॉइडी के बाद इसमें अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हैं वो निकालते हैं हम क्रोमेटिड्स को गिन के। अब ये क्रोमेटिड्स कैसे गिना जाएगा? ये क्रोमेटिड्स कैसे गिना जाएगा? आपको एक नहीं, आपको इस पूरे को, जो काइनेटोकोर से 2 जुड़े हैं उनको एक मानना है, ये 2 हैं इनको एक मानना है। तो क्या ये एक क्रोमेटिड है? हाँ, तो इसमें क्या है 1C। क्या ये 2 क्रोमेटिड्स हैं? इसमें क्या है 2C। क्या इसमें ये 3 है? तो ये क्या है 3C। अच्छा, अब आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए के रेप्लिकेशन से क्या होता है? आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। अब इसके बाद ये तीनों वापस ड्रॉ करते हैं, है ना। ये देखो, एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स बन गए। अब इसमें क्या होगा? काइनेटोकोर तो अब भी सेम रहेंगे, है ना, काइनेटोकोर तो नहीं डिवाइड होते। ये एक, ये 2, और इसमें यहाँ ये 3 काइनेटोकोर। जो अलग बने हैं पहले तो पुराने वाले ही बनाते हैं, है ना। ये देखो, और इसमें एक और आ जाएगा, क्यों? क्योंकि डीएनए जो है वो रिप्लिकेट हो चुका है, उसने अपने और क्रोमेटिड्स को
बना दिया है। ये यहाँ पर ये देखो, ये देखो, ये देखो, में भी ये, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी शक शंका सवाल संदेह क्वेश्चन प्रश्न नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये कितना था, ये इसकी प्लॉइडी बता रहा था ना ग्रीन से जो है कि हाँ उसमें कितना अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है। तो क्या इसमें अभी भी क्रोमोसोम क्या चेंज हुए हैं क्या? क्या इसमें क्रोमोसोम चेंज हुए हैं क्या? क्या ये एक ही क्रोमोसोम नहीं है? क्या इसमें 2 क्रोमोसोम्स नहीं है? वो बात अलग है कि इनके क्रोमेटिड्स का नंबर बढ़ गया है, बट क्रोमोसोम्स तो सेम है उतने ही। क्या यहाँ क्रोमोसोम्स बढ़े? नहीं, ऊपर से इनमें नहीं, ऐसे बात कर रहे हैं ना। ये 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 नहीं बढ़े ना, तो इसकी भी प्लॉइडी क्या है? प्लॉइडी तो सेम, n 2n और 3n। अब बात करते हैं क्रोमेटिड्स की। तो क्रोमेटिड्स कितने हुए इसमें? देखो यहाँ एक क्रोमेटिड, ये 2 क्रोमेटिड, इसमें क्रोमेटिड हो गए 2c, इसमें 1 2 3 4, इसमें हो गए 4c, 1 2 3 4 5 6, इसमें हो गए 6c, हो गए 6c। यानी डीएनए के रेप्लिकेशन से प्लॉइडी पे तो कोई अंतर नहीं आता। जिसमें अंतर आता है वो है अमाउंट ऑफ क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड, अमाउंट ऑफ क्रोमेटिड्स। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पता चला, प्लॉइडी did not get effect, didn't get effect, didn't get affected, didn't get affected, didn't get affected by DNA replication, by DNA replication। तो डीएनए के रेप्लिकेशन से इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इफेक्ट किस पे पड़ा? अब जरा देखो, वहां 1c था, या 2c हो गया, 2c था 4c हो गया, 3c था 6c हो गया, बट अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल्ड, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमेटिड, या क्रोमेटिड गेट डबल्ड, क्रोमेटिड डबल्ड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में जो लिखा है, याद करना आपको जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। ये प्लॉइडी क्या है? प्लॉइडी तो कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही किस पे? इस पे, डीएनए रेप्लिकेशन पे, बट डबल किसे कर रही है? क्रोमेटिड्स को डबल हो रहे हैं ना, एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया। अब अगली चीज एक बार ये आप पूरा देख लीजिए, फिर जो है आगे चलते हैं, क्योंकि अब तो बस हमें 2 ही चीजें पढ़नी है। वो है, एक है हमारे पास हमारा मियोसिस और एक है हमारे पास माइटोसिस, एक है हमारे पास माइटोसिस। तो शुरुआत करते हैं माइटोसिस से। तो माइटोसिस से शुरुआत करते हैं, वो प्रोफेज एनाफेज वाली सब करने वाले हैं यहाँ पर। तो 3 फेजेस इधर देखते हैं, अगले पेज पे हम यहाँ पर देखेंगे बाकी बची। तो ये है अर्ली फेज, ये है अर्ली फेज। अर्ली फेज में इसमें न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये होता है डीएनए का गुच्छा, डीएनए मटेरियल है, और साथ साथ होती हैं इसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज, अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज। अच्छा, अब जब ये प्रोफेज पे जाएगा, प्रोफेज पर आएगा, ये है प्रोफेज। इस प्रोफेज में क्या होता है? सबसे पहले तो प्रोफेज को दिखा देते हैं। प्रोफेज में ये जो होता है, ये इसमें न्यूक्लियस भी है ना, इसमें न्यूक्लियस भी है और सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं, वो इसमें आते हुए गायब होने शुरू हो जाते हैं, वो इसमें आते हुए गायब होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ आते हुए गायब होने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाती है, और यहाँ पर सिर्फ ऐसे क्रोमोसोम्स बच जाते हैं, ये वाले इसमें क्रोमोसोम्स बच जाते हैं, ये वाले इसमें क्रोमोसोम बच जाते हैं। जैसे एक काम करते हैं, इसे डबल निकालते हैं, हाँ ऐसे, इसमें ऐसे क्रोमोसोम्स बच जाते हैं ये। अच्छा, अब इनकी प्लॉइडर लिखते हैं, ये कितने हैं? 2n हैं, और क्रोमेटिड्स कितने हैं? 4c। अब इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉमा सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स get disappeared, get disappeared, get disappeared। और साथ साथ क्या होता है, साथ साथ क्या होता है, डीएनए कंटेंट, डीएनए कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, डीएनए आपस में जुड़ जाता है, कंडेंस कर लेता है खुद को, टू फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। इसकी प्लॉइडी विद प्लॉइडी, प्लॉइडी क्या लिखी ऊपर, 2n एंड अमाउंट 4c, एंड अमाउंट 4c, है ना। 2n क्या है, प्लॉइडी, अमाउंट क्या है, 4c। यहां तक आपको ये क्या था, ये कौन सी फेज है, ये है प्रोफेज, प्रोफेज। अच्छा, अब ये आगे बढ़ा, इधर आ गया ना, इसमें ये यहां पर। अच्छा, अब अगर यहां पर ये ऐसे एक प्लेट आई, इसका क्या नाम है, मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट। अच्छा, ये मेटाफेजिक प्लेट जिधर भी दिख रही होगी तो उससे समझ में आ जाएगा कि जो ये फेज है वो है मेटाफेज, क्योंकि इसमें मेटाफेजिक प्लेट हो रही है। इसमें ये क्या करते हैं, ये जो ऐसे बने हुए हैं, है ना, ये जो ऐसे बने हुए हैं, ये अपने आप को टिल्ट करते हैं ताकि इनका जो काइनेटोकोर है वो इस मेटाफेजिक प्लेट पर आए, यानी इनका काइनेटोकोर कुछ ऐसे आता है, ऐसे इनका काइनेटोकोर तो आ गया, और ये जो होते हैं ये क्रोमेटिड्स, वो ऐसे अपने आप को कुछ अरेंज कर लेते हैं फ्लावर की शेप में। क्या एक फ्लावर शेप आ रही है, हाँ जी आ रही है। और साथ साथ इसमें, साथ साथ इसमें इधर यहां पर स्पिंडल्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, आ जाते हैं इनमें स्पिंडल्स। ये क्या है, स्पिंडल्स हैं। अब ये स्पिंडल्स क्या काम करते हैं, स्पिंडल्स क्या काम करते हैं, ये यहां से ऐसे ऐसे इनसे जुड़ जाते हैं, इनके काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं अपनी अपनी तरफ से, अपनी अपनी तरफ से। ये देखो ये जुड़ गए, है ना, ये हो गया मेटाफेज। अब मेटाफेज से आगे चलेगा, या इधर लिख देते हैं, अगर हमें अच्छे से इसके बारे में कुछ पॉइंट, इफ वी नीड टू स्टडी, वी नीड टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम एक्यूरेटली, सबसे एक्यूरेटली अगर हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना हो, देन इट कैन बी सीन इन, देन इट कैन बी सीन इन मेटाफेज, सीन इन मेटाफेज। ये हम मेटाफेज में देख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब मेटाफेज के बाद आते हैं आगे, मेटाफेज के बाद आते हैं आगे, है ना, यहां बातें करेंगे टीलोफेज की और एनाफेज की। अब यहां आता है टीलोफेज, यहां आता है टीलोफेज। अच्छा, पिछले वाले में मैंने शायद नाम नहीं लिखा, नाम लिख देते हैं। ये क्या था, ये है मेटाफेज, ये है मेटाफेज। चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या होएगा, इसमें क्या होएगा, तो वाइट वेरी रीजन आते हैं, वापस बनाते हैं, थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं, ये ठीक है। हाँ, अब क्या बनाए थे पहले मैंने, इधर ऊपर क्या थे, ये तो अब बच्चों को पता चल गया होगा, क्या था, ये स्पिंडल्स थे, है ना। और बीच में मैं एक काम करता हूँ, वो प्लेट का एग्जाम्पल अभी भी लेता हूँ, बट इस बार मैं उसे हाईलाइटेड वाले उसमें ले जाता हूँ। अब जो काइनेटोकोर था, उसका काइनेटोकोर जो होता है वो इन स्पिंडल्स को जो है फेस करेगा, इन स्पिंडल्स को जो है फेस करेगा, ऐसे स्पिंडल्स को जो है वो फेस करेगा, और सेम नीचे भी
स्पिंडल्स को जो है वो फेस करेगा, और जो इनके क्रोमैटिड्स होंगे वो स्पिंडल से दूर की तरफ दिखेंगे ऐसे, लाइक ऐसे। अब जो इनका सेंट्रोमियर है वो तो टूट चुका है, काइनेटोकोर ने जो है डिवाइड, अपने आप को डिवाइड कर लिया है, और अब जो काइनेटोकोर है वो स्पिंडल की तरफ भग रहा है, स्पिंडल की तरफ भग रहा है। और यहाँ से मैं इन्हें जो है इससे दिखा देता हूँ कि ये ऐसे खींच रहे हैं इन्हें, ये देखो ये खींच रहे हैं, क्या ये खींच रहे हैं? हाँ ये खींच रहे हैं ऐसे, ये ना अपनी तरफ खींच रहे हैं, है ना, और अपनी तरफ लाके ये इन्हें जोड़ देंगे। तो पहले तो इस फेस का नाम क्या हुआ? इस फेस का नाम है टीलोफेज। इस फेस का नाम है टीलोफेज। शायद ऊपर नाम नहीं दिखेगा, मैं नीचे ही कर देता हूं नाम, क्या लिख देते हैं, ये है टीलोफेज, टीलोफेज। अच्छा, प्लॉइडी की तो हमने अभी तक बात ही नहीं करी, इसमें बात करी थी 2n और 4c, क्या उसमें भी सेम है? क्या उसमें भी 2n 4c ही है? हाँ है। इसमें क्या है? इसमें देखो, इसमें भी सेम है। अब इसमें भी सेम है, आगे आते हैं, है ना। अब आता है एनाफेज, ये देखो ये रहा एनाफेज। अब इस स्पिंडल के पास आकर यहां पर वापस से काइनेटोकोर जो है वो इधर हो गया और इधर हो गया, और सेम वापस से ये जो क्रोमैटिड्स होंगे वो ऐसे आकर जुड़ जाएंगे, ये देखो ये आके जुड़ गए, ये आके जुड़ गए, और यहां से अब क्या होगा, ये सेल डिवाइड करेगा, ये सेल डिवाइड करेगा यहां से ना। ये कौन सी फेज थी? ये कौन सी फेज थी? इसे कहते थे एनाफेज, इसे कहते हैं एनाफेज, ये होगी एनाफेज। अब जरा सेल को डिवाइड कर देते हैं, है ना। अब जरा सेल को डिवाइड कर देते हैं दो पोर्शन में, ये देखो इधर, ये देखो इधर। और एक काम करते हैं, उसको भी नीचे कर देते हैं, इधर ले आते हैं इसे, ये यहाँ। अच्छा, अब इसमें क्या बच गया? ये देखो, ये काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से क्या जुड़ा था? ये हमारा स्पिंडल, नहीं सॉरी क्रोमैटिड्स से क्या जुड़े थे हमारे? क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स के अराउंड क्या आएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें वापस आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें वापस आ जाएगी। वैसे वो इसी में आ जाती है, इसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर ऑर्गेनल्स एंड अदर ऑर्गेनेलीज रीअपियर्ड, रीअपियर्ड, वापस से अपीयर होने चालू हो जाते हैं इसमें ही, एनाफेज में ही। और साथ साथ में से आ जाएंगे बाकी के सेल ऑर्गेनेलीज भी, सेल ऑर्गेनेलीज भी। अब अगर मैं सिर्फ इस एक पर्टिकुलर सेल की बात करूं, तो पीछे इसकी प्लॉइडी थी 2n, 2n। प्लॉइडी कैसे थी? प्लॉइडी क्या थी? ये देखो, ये थी इसकी प्लॉइडी, ये थी इसकी प्लॉइडी, और ये थे इसकी क्रोमैटिड्स का नंबर, ये था इसकी क्रोमैटिड्स का नंबर, यानी 2n और 4c। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ इसकी प्लॉइडी n रह गई, और क्रोमोसोम नंबर है 1 2, 1 और 2, 2c, n और 2c। क्या ये आपको समझ में आया? n और 2c। तो पहले प्लॉइडी क्या थी? पहले प्लॉइडी क्या थी? n। अच्छा, वैसे एक चीज और करनी चाहिए थी इसमें, देखो, एक चीज और है, इधर नहीं इधर बता देते हैं। चलो फिलहाल एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा दोबारा करते हैं इसे, इस पोर्शन को दोबारा कर देते हैं। यहाँ एक दिक्कत है, वो मेरे को समझ में आ गई, मैंने कहा मिस आउट करा, अब मिस आउट नहीं करते। इसमें एनाफेज में आने के बाद जो ये है, ये अलग अलग यहाँ पर ही हो गए थे, ये स्पिंडल पर आने के बाद ये एक बनता है, ये एक बनता है। तो दिक्कत जो आई वो आई इस पोर्शन में, जो आई वो आई इस पोर्शन में, अब नहीं आएगी।
हाँ, एक तो ये बार बार ये कॉमन सेटिंग क्यों खुल रहा होता है, इसको हटाते हैं। तो अब बनाते हैं, तो इधर एक और इधर दो, सेम इधर एक और इधर दो, उस वाले पोर्शन को कट करते इधर लिख देते हैं, और इसमें यहाँ एक बन जाता है ऐसे, दूसरा बन जाता है ऐसे, एक बन जाता है ऐसे, दूसरा बन जाता है ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। हाँ, और अब एट द एंड एनाफेज के बाद जब ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2, इसमें इसमें क्या होएगा, यहाँ 1 और 2 ऐसे रहेंगे, 1 और 2 ऐसे रहेंगे। इनके जो क्रोमेटिड्स रहेंगे वो अलग अलग हो चुके हैं, है ना, इनके जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग हो चुके हैं, सिंगल क्रोमोसोम बचे हैं। ये किससे बाउंड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, क्योंकि वो अब जो है रीअपियर हो चुकी थी इसमें एनाफेज में। और इसके बाद इसमें जो बचे हुए ऑर्गेनेलीज हैं वो भी प्रेजेंट हैं, बचे ऑर्गेनेलीज हैं वो भी प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर प्लॉइडी देखते हैं, प्लॉइडी कितनी है, प्लॉइडी इसमें कितनी है, 2n है, और ये 1 ये 2, 2n है, और 2c है अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट। तो 2n और 4c, 2n और 2c। तो माइटोसिस में हमें क्या मिला, माइटोसिस में हमें क्या मिला, माइटोसिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर लिख देते हैं, माइटोसिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर लिखते हैं। आफ्टर माइटोसिस, आफ्टर माइटोसिस, माइटोसिस क्या लिखे, प्लॉइडी, प्लॉइडी कितनी हुई, सेम हुई, प्लॉइडी पे तो कोई अंतर नहीं पड़ा। अमाउंट ऑफ क्रोमैटिड, अमाउंट ऑफ क्रोमैटिड, अमाउंट ऑफ क्रोमैटिड क्या हो गया, हाफ, अमाउंट ऑफ क्रोमैटिड क्या हो गया, हाफ हो गया। ये है आफ्टर मियोसिस का इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसका सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये डीएनए रिपेयर में हेल्प होता है, डीएनए रिपेयर, मेंटेन रखता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, मेंटेन न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। ये है इसका सिग्निफिकेंस, यह है इसका सिग्निफिकेंस जो आपको याद रखना है। ये था हमारे पास होल माइटोसिस, ये था हमारे पास होल माइटोसिस। एक बार मैं टाइम देख लेता हूं, तो रिकॉर्डिंग जो 33 मिनट्स की तो हो चुकी है। आई गेस हमें मियोसिस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ही कवर अप करना चाहिए। तो माइटोसिस तक का हम जो ये चैप्टर कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे मियोसिस को, और उसको भी हम इसमें कवर करके ये चैप्टर जो है अगली वीडियो में ही एंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।